गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं। बहुत दिन से आपकी डिमांड थी कि सर आगे का टॉपिक आप पढ़ाइए। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जब मॉडर्न फिजिक्स का शुभारंभ किया था पहला लेक्चर, तो हमने वहाँ पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तक बताया था और बेसिक क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना था ये सब हमने बात किया था। आज के क्लास में बेटा बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा और बिल्कुल ही बेहतरीन वे में, स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाने वाला हूं। चाहे वो फोकस बैच के बच्चे हों या फिर रामबाण बैच के बच्चे हों, जिस भी बैच को आपने ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट इसलिए होगा क्योंकि आज हम लोग एक ब्रीफ समरी में बात करने वाले हैं। पूरे इस चैप्टर का ब्रीफ समरी देंगे और तुरंत इसके आफ्टर दिस नेक्स्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और आइंस्टीन इक्वेशन को कैसे लिखना है उसको रिप्रेजेंट करके चीज़ें आपको कोरिलेट कर देंगे। तो बड़ा स्ट्रेटजिक वे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर और कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो हर्ट्ज लीनार्ड एक्सपेरिमेंट के बाद, हर्ट्ज और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है हर्ट्ज लीनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट। यही आपको पढ़ना है बेटा, ठीक। हर्ट्ज लीनार्ड एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले हम सीधा सा भूमिका, सीधा सा बेसिक टॉपिक रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इट मीन्स सबसे पहले हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फिर आगे समझेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, कैसे कैसे चैप्टर को समझना है, समझ बिल्डअप करना है बेटा, समझना। क्योंकि अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंटल आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उन टॉपिक्स को पहले एक बेसिक समझ क्रिएट करिए और बिल्कुल मन लगा के टॉपिक को सुनिएगा। सो स्टार्ट करिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है बेटा, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका बेसिक मीन क्या है। तो एक्चुअल में इसको आप ऐसे समझो, जब हमारी रेडिएशन एनर्जी आती है, ध्यान से देखना बेटा, और कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। रेडिएशन एनर्जी, सर रेडिएशन एनर्जी का क्या मतलब है? रेडिएशन एनर्जी का क्या मतलब है? एक हैवी सोर्स ऑफ फोटोन एनर्जी आना चाहिए। हैवी सोर्स ऑफ फोटोन एनर्जी, रेडिएशन का मतलब है हैवी सोर्स ऑफ फोटोन एनर्जी। तो कहने का सेंस ये है कि फोटोन एनर्जी जो है मेटेलिक प्लेट पे गिरना चाहिए। ये रेडिएशन एनर्जी कहाँ आना चाहिए बेटा? मेटल पे, मेटल शीट पे। जब किसी मेटेलिक शीट पर रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट होती है तो ये मेटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कर देता है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? इमिट कर देता है। इमिट, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए बेटा? बाहर आ गए। इट मीन्स एनर्जी पा करके ये जो मेटेलिक कंडक्टिंग शीट है ये रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, मेटल शीट एनर्जी को खा करके क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दिया। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टिंग शीट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटेलिक शीट, थ्रू कंडक्टर, सीधा लिखो, थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये फिनोमिना है। अब यहां से आगे चलते हैं, ये बेसिक हमने स्टार्ट किया बेटा, धीरे धीरे आपको समझ बिल्डअप करवाऊंगा और फिर चीजें आप बेहतर वे में समझ पाएंगे। तो ये चीजें हो गई। अब देखो है क्या कि सर अगर ऐसा है तो क्या किसी भी मेटल पे एनर्जी को इमिट करने पर इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर आ जाएंगे, या किसी भी मेटल पे हम कोई सा भी रेडिएशन एनर्जी डाल दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे? नहीं बेटा। अब कंडीशन समझिएगा, कंडीशन समझिएगा बेटा। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो यहाँ पे एक बात कहा जाता है, नोट करके आप समझिएगा, नोट करके इस बात को समझिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिक समझ ये कहता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ, लिख लीजिएगा इस बात को, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
certain amount of frequency of light, certain amount of frequency of light can only emit electrons through the sheet, बात समझ में आया। यहाँ पे ये बिल्कुल कहा जाता है कि एक फिक्स अमाउंट का, एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक कांस्टेंट एनर्जी का बंडल होना चाहिए जो कि मस्ट है। सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, कोई भी रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाएगा। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे क्या, क्वेश्चन उठा कि रेडिएशन एनर्जी क्या होती है। तो ये जो रेडिएशन एनर्जी होती है बेटा, रेडिएशन एनर्जी सीधा सीधा एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सब रेडिएशन एनर्जी को क्या करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये सबके सब अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल इस बात का मतलब प्रमाण है कि जब एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी मेटालिक शीट पे जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो रेडिएशन एनर्जी के लिए यही मस्ट है। सभी एनर्जी नहीं इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसके लिए कुछ सर्टेन मतलब सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाते हैं या इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ पाते हैं। तो वो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, प्लैंक ने इसके बारे में बताया था, और ऑलरेडी हर्ट्ज और लिनार्ड ने भी खुद इस बात को बताया है। तो ये बेसिक समझ आपका क्लियर हो गया। सभी रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर सकते, सभी रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर सकते। सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन ओनली इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बगल में आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटल कंडक्टिंग शीट या मेटेलिक शीट। ये बेसिक समझ क्लियर। अब एक स्टेप आगे चलते हैं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने समझ लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी मेटालिक शीट पर जब इंसिडेंट लाइट आ रही है और थ्रू एब्जॉर्बिंग द एनर्जी या आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन इमिट थ्रू द मेटालिक शीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट हेडिंग छोटा सा टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। हैशटैग नंबर 2 दूसरा टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखो इसको समझना, ये मेटल है, ये हमने मान लिया कि मेटल है, ठीक, मेटल शीट। अब इस मेटल में बेसिकली अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटल में क्या है, अंदर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि जब इंसिडेंट एनर्जी इस मेटेलिक शीट पे आएगी, जब रेडिएशन एनर्जी यहाँ पे आएगा, जब हमारी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटेलिक शीट, तो इस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा कौन, मेटल एब्जॉर्ब करेगा। और अब क्या करेगा, वाइब्रेशन। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, एनर्जी पाने के बाद ये वाइब्रेशन करेंगे, और वाइब्रेशन करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, बाहर आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं ना, बाहर आ गया, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब कोई मेटालिक शीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी मेटल कैन इमिट एन इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। यहाँ जो रेडिएशन एनर्जी है ना बेटा, ये जो रेडिएशन एनर्जी है एक्चुअल में ये एक प्रकार से फोटोन एनर्जी है।
ये कैसी एनर्जी है? फोटॉन एनर्जी है, ये फोटॉन एनर्जी है। और इस फोटॉन एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो यहीं से टर्म निकला है फोटो इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब फोटॉन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट हुए, जो इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट हुए उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट उठेगा कि सर फिर ये फोटॉन क्या है, सर फिर फोटॉन क्या है? तो इसको बताइए, आप कॉम्प्लेक्स कर दिए टॉपिक को। आइए अब फोटॉन को समझ लेते हैं बेटा। क्या होता है फोटॉन? फोटॉन, इसको ऐसे लिखते हैं फोटॉन, ठीक है। तो फोटॉन क्या होता है मैं समझाता हूं। फोटॉन क्या है, कुछ खास नहीं है, बस याद रखिएगा बेटा। जो फोटॉन होता है ये बंडल ऑफ एनर्जी है, ये कुछ और नहीं है, बंडल ऑफ एनर्जी है। मतलब ये क्या है? एनर्जी का एक बंडल है, एनर्जी का एक गट्ठर है, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक। दूसरी चीज, ये ऑलरेडी रेडिएशन एनर्जी का ही फॉर्म है। मतलब ये एक प्रकार से फोटॉन क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ऑफ लाइट है। तो आप इसको कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी कंसिस्टिंग एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी कंसिस्टिंग एनर्जी, ठीक है। लिख लीजिएगा सारे पॉइंट को। फोटॉन क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कंसिस्टिंग एनर्जी है। और दूसरी इसकी बात है, जो फोटॉन एनर्जी होता है ये कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस एनर्जी है। ये डिसकंटिन्यूअस एनर्जी है, ये डिसकंटिन्यूअस एनर्जी। याद रखिएगा, इसका बड़ा कीवर्ड है। जो फोटॉन की एनर्जी होती है ये कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस एनर्जी है। मतलब बंडल के फॉर्म में होती है, डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में। तो अपनी आवश्यकता अनुसार ये थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत है तो इस फोटॉन एनर्जी को खा लेंगे, फिर कुछ समय बाद अगर हमें इस एनर्जी की ज़रूरत है तो हम ये फोटॉन की एनर्जी खा लेंगे, फिर हमें ज़रूरत है तो हम इस फोटॉन की एनर्जी खाएंगे। तो ये है फोटॉन के बारे में बेसिक समझ। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन समझ लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन समझ लिए, फोटो एनर्जी पढ़ लिए, फोटॉन एनर्जी समझ लिए, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझ लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 3 स्लाइड में आपको समझाने का प्रयास किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि किसी रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सभी के लिए नहीं वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए ये वैलिड है। सभी एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, या सभी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर सकते। अब इसके बाद तीसरे स्लाइड में आपको यहाँ पे समझाते हैं बेटा, जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शॉर्टकट में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो एक बेसिक समझिएगा, एक बेसिक समझ, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इन फिजिक्स आपको हायर लेवल की बातें बताता हूं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के कोई भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से होता है। एक को कहा जाता है थर्मल इमिशन, ये आगे का टॉपिक बता रहा हूं, थर्मल इमिशन। तो थर्मल इमिशन का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, या फिर यहाँ पे हीट एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। शॉर्टकट में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके होता है, तो उसको कहते हैं थर्मल इमिशन। इसके बाद दूसरा इमिशन होता है जिसको हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं, फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन से क्या मतलब है? फील्ड इमिशन से ये मतलब है जब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा बेटा, जब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड
या फिर हायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा करके, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड और हायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा के जब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है तो उसको कहते हैं फील्ड इमिशन। लेकिन इसके बाद सबसे शॉर्ट जो इमिशन हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है बेसिकली जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हमारा सिलेबस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हमारा सिलेबस है। और यहाँ पे हम लोग जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं थ्रू रेडिएशन एनर्जी, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रेडिएशन इमिशन जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमिशन कराते हैं तो वो हमारा कहलाता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर रेडिएशन इमिशन। 3 प्रकार के इमिशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो यही 3 हमें डिस्कशन करना है, जहाँ पे हमें थर्मल के बारे में बिल्कुल नहीं समझना है, फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, रेडिएशन इमिशन के बारे में पढ़ना है, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेडिएशन, ये हमारा सिलेबस है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हर्ट्ज, लिनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट पर बेसिक समझ क्रिएट करेंगे। ये था टॉपिक को समझाने का तरीका, कि कैसे कैसे बेसिक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आइए देखिए, अब यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं ये इस बात पे डिपेंड है, छोटा सा फैक्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, ध्यान से समझना बेटा, जैसे कि रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, तो अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि रेडिएशन एनर्जी तो ठीक है, ये फोटॉन की एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है? फोटॉन एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है? फोटॉन। और किसी भी फोटॉन की एनर्जी जो होगी, किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है बेटा, ये एनर्जी सीधा सीधा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड करती है? किसी भी फोटॉन की एनर्जी सीधा सीधा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। और यहाँ पे जितनी फोटॉन की एनर्जी हम पढ़ेंगे, इसका प्योर सा प्यारा फॉर्मूला होगा E बराबर एच न्यू फॉर्मूला। हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उस हर जगह एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर एच न्यू फॉर्मूला, जो कि प्लैंक ने बताया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एनर्जी का जन्म होता है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन रेडिएशन एनर्जी को हम क्या समझेंगे? रेडिएशन एनर्जी फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? E बराबर एच न्यू। यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा, एक बेसिक समझ। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखो, अब आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने चल रहा हूं, तो आइए ध्यान से समझिएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी में किसका नंबर है। देखो सबसे पहले बेसिक समझ है, वही फिर से आ गया ये टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद समझेंगे वर्क फंक्शन, क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है वर्क फंक्शन। और इसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें आज के क्लास में कवर होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तुरंत बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये इतना टॉपिक तुरंत क्लियर करूंगा, एकदम तुरंत। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इन सारे टॉपिक्स को डेफिनेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, बेसिक समरी क्लियर कर रहा हूं कि पहले माइंड को मतलब क्लियर करो कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, और फिर इसका क्वेश्चन उठा करके सीधा सीधा डिस्कशन करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो इससे 2 फायदा मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो जाएंगे और हमारा एक लिखने का स्ट्रेटजी भी क्लियर हो जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स के इस टॉपिक में और इनसे बचे हुए सारे लेक्चर्स को इसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यही है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप सीधा सा डिफाइन करिए,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप सीधा से डिफाइन करिए, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटेलिक प्लेट एंड थ्रू दिस मेटेलिक सीट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस मेटेलिक प्लेट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बेसिक फेनोमिना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक फेनोमिना है कि इसके पीछे की जो इसके इनसाइड होता क्या है, आइए इसको डेप्थ वे में समझते हैं, इसके डेप्थ वे को समझते हैं और धीरे धीरे तभी कहानी क्लियर होगा, नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए, डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने ये एज्यूम किया एक मेटेलिक शीट, मेटल शीट है और इस मेटल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं बैठे होंगे। आपको पता है इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं, ये हमने आपको कई क्लासेस पहले पढ़ा दिया है, करंट चैप्टर में या फिर चार्ज चैप्टर में। तो मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, होगा क्या, फिक्स कंडीशन है, जैसे इंसिडेंट एनर्जी, जैसे इंसिडेंट सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट सोर्स ऑफ लाइट जो कि रेडिएशन एनर्जी होना कंपलसरी है, रेडिएशन एनर्जी होना कंपलसरी है। और क्या कंपलसरी है, चाहे रेडिएशन एनर्जी कहो, चाहे फिर फोटॉन एनर्जी कहो, फोटॉन एनर्जी बोलो, या फिर सीधा सीधा E बराबर एच न्यू बोल दो, टोटल एनर्जी E बराबर एच न्यू बोल दो। कोई सी भी रेडिएशन एनर्जी इस मेटल पे आपने गिराया तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी पाने के बाद ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का रूल है कि जो पार्टिकल होते हैं ये वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। एनर्जी पाने के बाद इलेक्ट्रॉन बौराना चालू कर देते हैं, मतलब उछलना शुरू कर देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उछलना शुरू करते हैं तो जब कम एनर्जी तो कम उछलेगा, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा उछलेगा, और ज़्यादा एनर्जी खूब उछलेगा। ऐसे उछलते उछलते एक स्टेज ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसा आता है ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के बाहर आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और इसी को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल सीट। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या डिफाइन करोगे, इसको हम पीपीटी के थ्रू या नोट्स के थ्रू आपको समझा देंगे, बिल्कुल रिटेन्ड फॉर्म में, बट हम बोल देते हैं, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सीट then electrons comes out through the metal is called photoelectric effect। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पे दी जाती है तो ये कंपलसरी है, याद रखिएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सभी एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सर्टेन अमाउंट नहीं रहेगा, सर्टेन अमाउंट अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कोई कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एमिट ना करे। तो हमारे लिए कंपलसरी है एनर्जी वही लो, हमें रेडिएशन एनर्जी वही लेना है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो निकलवा सके, इतनी तो क्षमता हो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन। तो अब इस कहानी को मैं ऐसे समझाऊंगा अगले स्लाइड पे। वर्क फंक्शन का क्या सेंस है, अभी हमने समझाया कि जब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, बेटा ध्यान से देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो मैं आपको हिडन कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, जब एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन उछलेगा ना,
तो मेटल के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस तक आने में कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा कि नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाह रहा है तो पहले कहाँ आएगा, सरफेस तक तो पहुंचे। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अंदर के कुछ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है या किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो पहले ये सरफेस पे आएगा, और जब ये सरफेस पे आ जाएगा तब उछल के बाहर जाएगा ना। तो जरा कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी वेस्ट करता है इस सरफेस पर आने के लिए, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये वेस्ट कर देता है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वेस्ट करता है, मतलब इनसाइड से सरफेस तक आने में, इनसाइड से सरफेस तक आने में, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन से। मतलब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन वो डिमांडिंग एनर्जी है कि अगर वो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा तो वो सरफेस तक नहीं आ पाएगा, सरफेस तक नहीं आ पाएगा। कहने का सेंस यह है कि ये एक मेटल शीट है, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी भी एनर्जी नहीं मिल रही है कि ये चल करके सरफेस तक आ पाए, तो कहां से इमिशन होगा, कहां से इमिशन होगा, हमको जरा बताओ। मान लो ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है, इसको इतनी भी एनर्जी नहीं है कि ये सरफेस तक आ पाए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक भी नहीं आ पा रहा है तो फिर काहे का इमिशन, कैसे होगा इमिशन। तो वर्क फंक्शन का मतलब यह है, वर्क फंक्शन का ये मतलब है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो दे दो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, या कम से कम इनसाइड अ मेटेलिक शीट वो सरफेस तक तो आ पाए। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन क्या है, अब यहां पे डिफाइन कर देता हूं कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन क्या होता है, नाम से क्लियर है बेटा, वर्क फंक्शन नाम से क्लियर है। तो वर्क फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, चलो देखो, वर्क फंक्शन जो होता है हमारा, ये एक प्रकार से डिमांडिंग एनर्जी है, मतलब ये डिमांड करता है, या इसको कह लो कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is necessary to emit an electron through the metal, मतलब कहने का सेंस यह है कि वर्क फंक्शन जो है इतनी सर्टेन अमाउंट है, इतनी मिनिमम एनर्जी की बात हो रहा है, जिसको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, ये डिमांड एनर्जी है, इतना तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। अगर इससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही नहीं, मतलब ये वो हाल है कि ये डिमांड एनर्जी है बेटा, इतनी तो डिमांड करेगा ही करेगा, कौन, मेटल। अब इससे भी कम अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आएगा भाई। इमिशन का मतलब क्या है, इमिशन का मतलब कम से कम ये तो है कि अपने ऑर्बिट से चला और प्रयास करते करते घसीटते घसीटते कम से कम सरफेस तक तो आया, और अगर सरफेस तक भी आ गया तो इसका मतलब वो मेटल से बाहर आ चुका है। जैसे इमिशन का मतलब क्या है, इमिशन का मतलब मेटल के ऑर्बिट को छोड़ करके वो मेटल के आउटर सरफेस तक भी आ गया तो वो कहलाएगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने ऑर्बिट को छोड़ करके अगर वो दूसरे ऑर्बिट तक भी पहुंच गया तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाएगा, क्योंकि अपने कक्षक को तो छोड़ दिया ना, अपने ऑर्बिट को तो छोड़ दिया, अपने घर को तो छोड़ दिया। तो वर्क फंक्शन का मतलब यह है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज नेसेसरी टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल, इससे कम एनर्जी दोगे तो इमिशन हो भी नहीं सकता। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है बेटा, यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमेशा जो ई टोटल है, याद रखिएगा, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंपल्सरी लाइन है, कंपल्सरी, ई टोटल, ई टोटल, ई टोटल का मतलब है इंसिडेंट एनर्जी, ई टोटल का मतलब है इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट
एनर्जी, और इंसिडेंट एनर्जी क्या है, एच न्यू। हमेशा के लिए लिख लो, ई टोटल की बात करूं, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी की बात करूं, या फोटोन एनर्जी एच न्यू की बात करूं, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। किससे, वर्क फंक्शन से। किससे बड़ा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से। अगर वर्क फंक्शन से आने वाली एनर्जी बड़ी नहीं है तो इमिशन नहीं होगा, और वर्क फंक्शन का मतलब है फाई, और फाई का मतलब है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट लिख लो, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन वाली एनर्जी को एच न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आने वाली एनर्जी अगर रेडिएशन एनर्जी है तो एब्जॉर्ब भी होगा रेडिएशन, और निकलेगा भी कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी। तो ये मस्ट कंडीशन है, आने वाली एनर्जी बड़ी होनी चाहिए कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन फॉर एवरी मेटेलिक शीट। अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, इसी कहानी का मैं रिवर्स कर दूं, जो बातें लिखी हैं अगर ध्यान से देखो तो एच से एच कट जाएगा ना, इक्वल होने के नाते। तो अगर आने वाला न्यू बड़ा है न्यू नॉट से, आने वाला न्यू, न्यू का मतलब इंसिडेंट एनर्जी, न्यू नॉट का मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी, या फिर सीधा सीधा कह दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो यहां पे इमिशन होगा, इमिशन अकर्स, इमिशन अकर्स। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अब की बार वर्क फंक्शन बड़ा हो गया। अगर वर्क फंक्शन बड़ा हो गया, ये देखो न्यू नॉट का मतलब अब की वर्क फंक्शन बड़ा है, फाई ग्रेटर हो गया, फाई की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। अगर वर्क फंक्शन बड़ा है, इंसिडेंट छोटा है, तो नो इमिशन अकर्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जाके चेक करिए, नो इमिशन अकर्स। क्वेश्चन सीधा सीधा कहेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटेलिक शीट। तो इसको एक नंबर का क्वेश्चन मान करके लिख लीजिए बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन मान करके ऐसे डब्बा बना के लिख लीजिए, डब्बा बना के, कि इफ, लिख लीजिए इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, या फिर ओ आर, और न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। बात करूं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मैं बात कर रहा हूं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, या फिर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। फॉर बोथ केसेस, फॉर बोथ केसेस इमिशन अकर्स, इमिशन अकर्स, इमिशन होगा। और अगर मैं इसी का रिवर्स लिख दूं, अगर मैं इसी का रिवर्स लिख दूं, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो इसका मतलब है यहां पर वर्क फंक्शन ग्रेटर हो गया, वर्क फंक्शन की एनर्जी ग्रेटर है और रेडिएशन एनर्जी कम है। रेडिएशन एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी कम है, तो इस शर्त में नो इमिशन अकर्स, नो इमिशन अकर्स। जाके चेक करिए बेटा है कि नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल है, नो इमिशन अकर्स। इस बात को बताया कौन था, इस बात को बेटा हम पढ़ेंगे आइंस्टीन इक्वेशन में। आइंस्टीन इक्वेशन में इस बात को बताया गया है कि ये बातें आइंस्टीन इक्वेशन में बोला गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छी खासी। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझा दिया, वर्क फंक्शन समझा दिया। अब बात आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको बताएं, आपको बताएं, यहां से आगे चलते हैं तब बताते हैं, फिर इस टॉपिक को छोटा कर दें और हम आपको अब डिस्कशन करेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे समझा देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो वर्क फंक्शन होता है हमारा, जो वर्क फंक्शन होता है, इसी के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी है,
जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के जस्ट लाइक पैरेलल, जस्ट सेम जो फ्रीक्वेंसी होगी, इट मीन्स जो वर्क फंक्शन है हमारा, वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। समझ, जरा रिलेशन को समझिएगा। फाई का मतलब वर्क फंक्शन, और फाई के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो है न्यू नॉट। तो यहां से आने वाला जो रिलेशन होगा, कांस्टेंट हटेगा तो एच शब्द आएगा जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, और एच न्यू नॉट। अब यहां से डेफिनेशन कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the minimum amount of frequency which can emit an electron through the metal sheet। जैसे कि वर्क फंक्शन का डिमांड था बेटा, याद करो मैं अभी बोला हूं, वर्क फंक्शन का ये डिमांड होता है, वर्क फंक्शन का ये डिमांड होता है कि इतना मिनिमम एनर्जी हो, वर्क फंक्शन का ये डिमांड होता है कि इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। बात को समझिएगा फील करते हुए, इतनी मिनिमम एनर्जी हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाए, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, इमिट कर पाए। एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स, एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स, तो वो एनर्जी कहलाएगी वर्क फंक्शन, और इसी एनर्जी को हम लोग रिक्वायर एनर्जी भी कहते हैं। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, रिक्वायर एनर्जी, जो कि रिक्वायर है, या नेसेसरी एनर्जी कह दो, नेसेसरी कंडीशन है ये। तो वही कॉन्सेप्ट को फील करो, इस एनर्जी के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मींस विद द रिस्पेक्ट ऑफ वर्क फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन है, आइए देख लें। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, minimum amount of frequency which can only emit, minimum amount of frequency which can only emit an electrons through the metal sheet। ठीक है, तो ये भी हमारा कहानी क्लियर। अब इसके जस्ट बाद सबसे लास्ट टॉपिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो आइए यहां पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी यहीं से क्लियर कर लेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर। अगर हम अभी बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो इस फ्रीक्वेंसी के तहत आने वाला ही वेवलेंथ क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आने वाली वेवलेंथ को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी with respect to its threshold frequency is called
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो तीनों टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। कैसे? जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन एक प्रकार की रिक्वायर एनर्जी है, तो एनर्जी की बात करेगा तो वर्क फंक्शन, क्योंकि मिनिमम नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। उसी से कोरिलेट करने के लिए एनर्जी का सीधा सा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। तो अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ का रिलेशन है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अलोंग के रिस्पेक्ट में आने वाली वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि आइंस्टीन इक्वेशन को कैसे समझा जाए। टॉपिक आगे पीछे है, लेकिन एक समझ बिल्डअप कर रहा हूं। तो आइंस्टीन इक्वेशन को इतने इजी वे में शायद आप नहीं सोचे होंगे जो मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। तो आइए थोड़ा सा एक बेसिक यहाँ पे थीम बन जाएगा आइंस्टीन इक्वेशन का। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आइंस्टीन इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक थियरी। प्योरली मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन की। तो क्या है मेन कॉन्सेप्ट, आइए फिर से समझते हैं। हम एक मेटल शीट लिए, ये हमारी मेटल शीट है। मेटल शीट, मेटल के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, आराम से बिल्कुल मौज करते हुए घूम रहे हैं, बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं, अपनी आज़ादी है, मज़े से घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। हमने फिर क्या किया, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी को इस पे इमिट किया, मतलब इंसिडेंट किया। ये क्या है भैया, टोटल एनर्जी एच न्यू आ रहा है, एच न्यू। ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है एच न्यू, जो कि मेटल पे आ रहा है। तो इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो होगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, होगा क्या। एनर्जी को पाने के बाद, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइब्रेशन शुरू करेगा, वाइब्रेशन मोशन करने लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, इसमें वाइब्रेशन होने लगेंगे। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि जब इस रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। इस इलेक्ट्रॉन को चलते हुए आना पड़ता है सरफेस तक। कहाँ तक आना पड़ता है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आया, अब इसकी मर्जी है, ये बाहर के सराउंडिंग में उछले कूदे घूमे, कोई वास्ता नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो एनर्जी वेस्ट करता है चलते चलते सरफेस तक आने के लिए, इसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो क्या आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है तो कुछ न कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, और जैसे ऑन द सरफेस आया फिर तो इसकी आज़ादी है, जिस एनर्जी से बाहर उछलेगा वो कहलाएगा E k। तो यहाँ पे एक बात समझना, आने वाली एनर्जी का दो जगह बंटवारा हो रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे इसको लिख के समझेंगे। इंसिडेंट एनर्जी का, जो इंसिडेंट एनर्जी है, इसका दो जगह बंटवारा हो रहा है, दो जगह बंटवारा। तो इंसिडेंट एनर्जी का मतलब एच न्यू, मानते हैं, इंसिडेंट एनर्जी का मतलब एच न्यू। तो इस इंसिडेंट एनर्जी का दो जगह बंटवारा हो रहा है, एक तो फाई के टर्म में, एक तो वर्क फंक्शन के टर्म में, एक तो वर्क फंक्शन के टर्म में, और दूसरा बेटा जब इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, तो कुछ न कुछ एनर्जी ले करके बाहर भी तो आएगा। तो जिस एनर्जी से वो उछलता हुआ बाहर जाता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जिस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके बाहर उछलता है, कहने का मतलब सरफेस से, ये देखो सरफेस से, डिफरेंट मार्कर से दिखा रहा हूं, डिफरेंट मार्कर से, इस सरफेस से बाहर आने के बाद जिस एनर्जी से ये उछलता है, इस सरफेस से बाहर आने के बाद जिस एनर्जी से ये उछाल मारता है, उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको कहेंगे ई के। तो हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, फील द कॉन्सेप्ट, फील द कॉन्सेप्ट, ई टोटल इज इक्वल टू, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक है वर्क फंक्शन फाई और एक है ई के। और आपको बताएं, यही है हमारी आइंस्टीन इक्वेशन जो एनर्जी का बैलेंस करता है, एनर्जी का बैलेंस। और आप मुझे बताना, क्या ई टोटल को हम लोग एच न्यू लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं।
इस ई टोटल को, इस इंसिडेंट एनर्जी के एनर्जी को सॉरी इस इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी को ई टोटल को एच न्यू लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। और इस वर्क फंक्शन को इस पार बुला लें तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू ई के। जाके चेक करो, यही है आइंस्टीन इक्वेशन। एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू ई के, दिस इज आवर आइंस्टीन इक्वेशन। और दिमाग लगाते हैं तो एच न्यू को पड़े रहने दो और वर्क फंक्शन की जगह क्या पुट कर दो, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के। ये भी है आइंस्टीन इक्वेशन। और एक दिमाग लगाते हैं, एक दिमाग और लगाते हैं, यहाँ से h को कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हो कि नहीं, जरा फील करो बेटा। एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू ई के, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के, और h हमने कॉमन ले ले तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं हाफ mv² लिख दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा ना। तो इन्हीं तीन इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन। एक बेसिक समझ हमारा यहाँ पर भी क्लियर हो गया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी एनर्जी को छोड़ता है, कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो पाता है। ये बातें हमने यहाँ पे समझा दिया और यहीं से हमें ये भी बेसिक समझ मिल गया कि कैसे एनर्जी का बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मूल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, इस मेटल पर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिराई जाती है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी क्या की जाती है, गिराई जाती है बेटा, जिसको हम लोग एच न्यू कहते हैं। और इस एच न्यू का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एनर्जी खाता है, और जब एनर्जी खाता है तो फिर ये वाइब्रेशन करते करते सरफेस पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाने के बाद वाइब्रेशन करेगा, उछलेगा, उछलते उछलते कहाँ आ जाएगा, ऑन द सरफेस। तो इस दौरान जो एनर्जी इसको वेस्ट करनी पड़ी, मतलब अपने इनिशियल ऑर्बिट से ले करके ऑन द सरफेस तक आने में, मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ करके सरफेस तक आने में जो एनर्जी वेस्ट करना पड़ा वो वर्क फंक्शन, और फिर इसके बाद जितनी एनर्जी लेके ये बाहर उछलता है इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन से इजिली ई टोटल का बंटवारा हो गया फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो यही इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो लेट्स स्टार्ट हर्ट्ज-लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट एंड इनके फैक्ट्स को अब समझेंगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा हर्ट्ज-लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट। अब इनके फैक्ट को समझेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारा क्लियर, और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हर्ट्ज-लिनार्ड मिलिकन का एक्सपेरिमेंट और इनका फैक्ट। हर्ट्ज-लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं और उन्हीं फैक्ट्स को हम सीक्वेंस वे में स्टडी करेंगे। तो क्या है इनका हर्ट्ज-लिनार्ड मिलिकन का पहला फैक्ट। देखो इन्होंने किया क्या था, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, ये मैं थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक समझ थोड़ा हो जाए। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, इसके अंदर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड को रखा, और ये जो विंडो है, मतलब ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर इन्होंने विंडो ओपन किया, एक विंडो ओपन किया ताकि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको यहाँ पर डायरेक्टली मेटल शीट पे गिरा सके या वो आ सके। और फिर इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने हाई वोल्टेज के बीच में क्या किया, कनेक्ट कराया। तो हाई वोल्टेज का मतलब यहाँ पे मैं कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के थ्रू ऐड कर दे रहा हूँ। ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम था, और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया था, बात को समझिएगा। ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है निगेटिवली चार्ज और एक है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इन्होंने बीच में एक कम्यूटेटर को ऐड किया। मैं यहाँ पे सिंबल चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैं एक कम्यूटेटर लगा दे रहा हूँ, इसका नाम है कम्यूटेटर।
इस कम्यूटेटर का काम क्या है? इस पूरे इक्विपमेंट में एक कम्यूटेटर को ऐड किया गया है। कम्यूटेटर का काम ये होता है कि आवश्यकता पड़ने पर पोटेंशियल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। बात को समझिएगा, पोटेंशियल को या फिर इस ईएमएफ को, ईएमएफ ऑफ बैटरी, जो ईएमएफ है, ईएमएफ, इस ईएमएफ को अपने अकॉर्डिंग प्लेट पर जो चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके पोटेंशियल को चेंज करने के लिए एक मशीन लगाई गई है। इस मशीन का ही नाम है कम्यूटेटर। इन्होंने कम्यूटेटर इसलिए लगाया बेटा ताकि कई सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो कम्यूटेटर का काम क्या है? अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको निगेटिव प्लेट बना देगा, एक बार इसको पॉजिटिव प्लेट, फिर क्या करेगा? इस वाले प्लेट को पॉजिटिव कर देगा और बगल वाले प्लेट को निगेटिव कर देगा। ठीक है। और एक्चुअल में ये जो ईएमएफ है ये हाई वोल्टेज है, आप ये भी इसको याद रखिएगा, ये हाई वोल्टेज है। तो इस इक्विपमेंट को रेडी करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहां से इंसिडेंट एनर्जी को क्या किया? गिराया इन्होंने ऑन द मेटल शीट। यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन दिस निगेटिवली चार्ज प्लेट, और ये प्रोसेस के बाद इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड फर्स्ट फैक्चुअल थिंग जो इन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया या जो इन्होंने खोजा। तो इस इक्विपमेंट के थ्रू आप इस बात को याद रखिएगा, इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, छोटा सा बना लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, अब इसको रोक करके आप इसको कॉपी में बना लीजिए। अब इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखो इन्होंने कहा, जो इन्होंने फैक्ट देखा, पहला इनका फैक्ट डायरेक्टली कहता है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा बेटा, एग्जाम में सेम ऐसे ही आपको लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। पहली बात इन्होंने कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, पहला फैक्ट इनका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको भी हम लोग लिख के समझेंगे, अभी सिर्फ समझ बिल्डअप कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पर, करंट पर। इट मींस अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर करंट का क्या सेंस है? अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो करंट का क्या सेंस है? तो इसी चीज को इन्होंने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, ये सीधा सीधा प्रभावित करता है किसको? नंबर ऑफ, या एक सेकंड इसको हम लिख दें रेट ऑफ, इसको ऐसे लिख दें, रेट ऑफ इमिशन ऑफ, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बात को ये प्रभावित करता है। और ये इसका दूसरा लैंग्वेज है। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन के निकलने का रेट, मतलब E/T। बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को फील करिएगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट है, इट मींस रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो पर यूनिट टाइम निकल रहा है, पर यूनिट सेकंड निकल रहा है। तो आप जरा इस फॉर्मूले को फील करो, क्या ये फॉर्मूला मैंने कभी पढ़ाया है क्या? इलेक्ट्रॉन का मतलब Q होता है और टाइम का मतलब T होता है, तो Q/T का मतलब क्या है? करंट। एक्चुअल में दूसरी बात करंट यहां से आई है, जिस बातों को डायरेक्ट किताबों में लिखा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो करंट टर्म कहां से आया है? वो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आया है। एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल रहे हैं, इसको प्रभावित करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि सर थोड़ा सा और अच्छे से बताइए कि सर इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि हम थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं, हमने कभी गौर नहीं किया इंटेंसिटी का सेंस क्या है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अब हम आपको बताते हैं कि यहीं पे तुम फंसोगे। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? तो इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे 5 वाट का बल्ब आपने देखा है, 5 वाट का बल्ब, तो 5 वाट का बल्ब धीरे धीरे जलता है ना, कम रोशनी होती है, कम इंटेंस होता है। तो 5 वाट जो है, यहां से निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, जो 5 वाट का जो लाइट रेडिएशन एनर्जी निकलेगा, तो इसके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंपैरिजन टू 7 वाट,
कंपैरिजन टू 9 वाट, कंपैरिजन टू 15, 20, 50 वाट कम होंगे ना। इंटेंसिटी इसी बात को डिफाइन करता है। जितना हैवी इंटेंस लाइट होगा, हैवी इंटेंस, फील करिएगा कॉन्सेप्ट को, एक एक टर्म इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि सुन करके याद हो जाए। जितना इंटेंस होगा लाइट, इंटेंस मतलब हैवी वॉट, इंटेंस का मतलब हैवी वॉट, तो जितना हैवी वॉट होगा ये इस बात को प्रभावित करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 वाट का बल्ब यहाँ पे है, एग्जाम्पल के लिए जो आने वाली इंसिडेंट एनर्जी है इसकी इंटेंसिटी कम है, जैसे 5 वाट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर इसी 5 वाट को चेंज करके मैं 20 वाट का या 10 वाट का बल्ब लगा दूं, फॉर एग्जांपल 15 वाट, थोड़ा फील करिएगा चीज़ों को, एकदम मतलब एकदम आपके ब्लड में उतर जाए कॉन्सेप्ट, मॉडर्न फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में चला जाए, जहन में चला जाए, क्योंकि फिक्स है, एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, हर्ट्ज, लिनार्ड, मिलिकन, तो आप इससे भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते, पढ़ना तो आपकी मजबूरी है। तो देखो अब है क्या, अगर हम 5 वाट के कंपैरिजन में 15 वाट जलाएंगे तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन 2, 4, 5 निकल रहे थे अब पता है कितने निकलेंगे, हो सकता है 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, हो सकता है 40 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, हो सकता है 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। इसी को कहते हैं बेटा रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है, निकलने का जो रेट है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज कर गया। और अगर हम और इंटेंस ऑफ लाइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 50 वाट का बल्ब लगा दिए, ये है इंटेंसिटी, तो 50 वाट को जैसे लगाएंगे तो हमें दिखेगा कि 70 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन निकल गए थ्रू द प्लेट, थ्रू द प्लेट। ठीक है, तो पहला इनका फैक्चुअल बात ये कहता है, पहला इनका फैक्चुअल बात ये कहता है कि जितनी लाइट इंटेंस होगी, इंटेंस का मतलब हैवी वाट ऑफ लाइट, जितनी इंटेंस लाइट होगी, इंटेंसिटी सीधा सीधा रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट डालेगा। पॉइंट भी क्लियर। अब आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो इन्होंने केस पढ़ा है इंटेंसिटी का फैक्ट और करंट का फैक्ट, तो पूरा इसको खत्म कर देते हैं, इस स्लाइड को डिटेल्ड वे में समाप्त कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, यही कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो पहला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम यहाँ पे आपको ग्राफिकल स्टडी के थ्रू समझाते हैं। ग्राफिकल स्टडी के थ्रू जो इन्होंने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया था, तो ये कंडीशन है निगेटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में, निगेटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में कंडीशन ये है कि इंटेंसिटी का जब स्टडी इन्होंने किया तो ये प्लेट हमारी लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल का मतलब निगेटिवली चार्ज है, और ये हमारी हायर पोटेंशियल है, और इस केस में आने वाली इंसिडेंट एनर्जी किस पर गिर रही है, निगेटिवली प्लेट पर। ठीक है, तो रेडिएशन एनर्जी किस पे आना चाहिए, निगेटिवली चार्ज प्लेट पे। और यहाँ से इन्होंने फैक्ट बोला कि इंटेंसिटी करंट को प्रभावित करती है, तो अगर इंटेंसिटी आई और करंट के बीच ग्राफ खींचा जाए, ध्यान से देखना बेटा, दोनों सेम सेम है, कंफ्यूजन हो सकता है, ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी और करंट के बीच जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ विल पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये है करंट आई और ये है इंटेंसिटी आई, तो ग्राफ विल पासिंग थ्रू ओरिजिन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलें। इंटेंसिटी के बढ़ाने पे बेटा करंट बढ़ता है, इसका एक ग्राफ मैं आपको और फील करवाता हूं ताकि तैयार हो जाए हमारा क्वेश्चन, ताकि हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाए। ये आई का ग्राफ है, आई का, और ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल।
या पोटेंशियल कह लो, नहीं तो फ्रीक्वेंसी कह लो। फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी माना है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी माना है, ठीक। आई इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी, नहीं तो पता चले कि आप इसको करंट समझ लो। ये दूसरा ग्राफ है। दोनों ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किताबों में गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़ना कंपलसरी है। रूल कहता है बेटा, रूल कहता है कि अगर आपने ये इंटेंसिटी आई माना, आई, और इसके ऊपर वाले इंटेंसिटी को 2i माना, और इसके ऊपर वाले इंटेंसिटी को अगर आपने 3i माना, तो आप ध्यान से देखो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है क्या सर? i से हो गए 2i, 2i से हो गए 3i, तो इंटेंसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। और जब इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम आई होगा सबसे ऊपर वाले में, फिर थोड़ा सा मिनिमम, और सबसे लेस होगा नीचे वाला। तो रूल कहता है बेटा, रूल कहता है इंटेंसिटी के बढ़ाने पर, फील कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ बोर्ड का प्रश्न है। इंटेंसिटी को बदलने से, इंटेंसिटी को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी अभी भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ इसी बात को बता रहा है। ये देखो इंटेंसिटी के बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, इंटेंसिटी के बदलने पर ये देखो फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, इंटेंसिटी के बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो यहाँ पे लिनार्ड ने स्पेशली बताया कि इंटेंसिटी तुम लाख बदल दो, चाहे 2 वाट, 10 वाट, 50 वाट, 1000 वाट, इससे एनर्जी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं चेंज होगी। इट मींस इंटेंसिटी के लाख बदलने से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के बदले जाने से करंट बदलता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है, ठीक है। तो इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा, कंपलसरी ग्राफ है। आपको ये ग्राफ ऐसे दे देगा, इंटेंसिटी i 2i 3i कर देगा और इधर चेंज कर देगा, तो ये हमारा निगेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि निगेटिव एक्सिस पे है ना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं इनके दूसरे फैक्ट पर। दूसरे फैक्ट में इन्होंने बात किया है खास तौर पर एनर्जी का। इनके दूसरे फैक्ट में कहा गया है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी कौन सी भैया? एनर्जी ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम इसको पढ़ाते हैं, एनर्जी ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन। जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी एनर्जी सीधा सीधा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। कहने का सेंस ये है कि एनर्जी को प्रभावित करने वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं है जो इस फैक्ट को चेंज कर पाए, सही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बदले जाने पर बदलता है। इट मीन्स अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया, इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, तो एनर्जी सीधा सीधा चेंज हो जाएगा उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे भी आप अगर ग्राफ को समझना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली आपको दिखा देते हैं। ये है एनर्जी ई और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। सही है, बिल्कुल सही चीजें हैं। अब यहां से हम आपको और इसका वेरिएशन पढ़ाते हैं, और वेरिएशन पढ़ाते हैं, इसका और वेरिएशन देख लिया जाए। अगर हम करंट का और पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करें, करंट और पोटेंशियल दोनों का, ये हमारा करंट है आई, अब की ये करंट है बेटा आई, देख लो, मतलब मैंने लिख दिया जो वाई एक्सिस है ये करंट का एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस चाहे पोटेंशियल का मान लो, लिख लो इसको अच्छे से, चाहे पोटेंशियल का मान लो या फिर फ्रीक्वेंसी का मान लो, दोनों के लिए ये कहानी बिल्कुल सेम है।
बड़ा तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कम लाइन में आप मिला लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, नहीं अगर सॉल्व हुआ सिर्फ देख करके ग्राफ तो कहना कि सर ने गलत पढ़ाया है, जाके चेक करना तुरंत इस क्लास को पढ़ लेने के बाद। करंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, चाहे फ्रीक्वेंसी लो चाहे पोटेंशियल लो, तो ग्राफ कहता है कि करंट कांस्टेंट है, मतलब ये सैचुरेटेड करंट है, करंट की वैल्यू क्या दिख रही है, कांस्टेंट। और जब हमारा फोटो करंट, जब हमारा सैचुरेटेड करंट, ये सैचुरेटेड करंट है, सैचुरेटेड करंट मतलब कि करंट बिल्कुल मौजा मौजा फ्लो कर रहा है। सैचुरेटेड का मतलब है स्टेबल आदमी है। जैसे हम आपको एक जनरल प्रिंसिपल बस ऐसे हंसते खेलते सिखा दे रहे हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स क्लासेस हो जाती है ना, आप भी थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा बीच में एक ट्विस्ट ले आ देता हूँ ताकि आपका माइंड जो है वो खुल जाए। होता क्या है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली की क्या डिमांड होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो बीच में बिलोंग करता है, जिसके लिए बहुत रईसी भी नहीं मतलब मैटर करती है और बहुत गरीबी भी नहीं मैटर करती है, वो मिडिल क्लास में आते हैं। तो मिडिल क्लास वाले क्या सोचते हैं, बस दाल मिल जाए, चावल मिल जाए, रोटी मिल जाए, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा और एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, बस उतने में खुश। मिडिल क्लास में यही तो डिमांड होती है कि डिमांड उनकी थोड़ी सी है, बस वो उसमें खुश रहते हैं। मानते हैं इस बात को? वही चीज जरा यहां सोचो, वही चीज यहां पे सोचो। सैचुरेटेड करंट नाम से क्लियर है, सैचुरेटेड, इनको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब है कि सिंपल सा एकदम इजी करंट जो कि बिटवीन द बोथ प्लेट्स आराम से बहा है, आराम से फ्लो किया है। निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच जो स्टेबल करंट है, जो कांस्टेंट करंट है, उसी को कहा जाता है सैचुरेटेड करंट। और इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट जो कि स्टेबल है। तो कहा यह जाता है, कहा यह जाता है कि फॉर सैचुरेटेड करंट, फॉर सैचुरेटेड करंट, करंट तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि करंट किस बात को प्रभावित करता है, इंटेंसिटी को। तो यहां पर इस ग्राफ का दूसरा पहलू समझो बेटा, इंटेंसिटी भले तुमने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ये देखो मैं फ्रीक्वेंसी को अलग अलग दिखा रहा हूं। ये देखो निगेटिव एक्सिस पे जा रही है ये लाइन, ये निगेटिव एक्सिस पे लाइन जा रही है। ये तीन जो पॉइंट है बेटा, ये जो तीन पॉइंट है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, इन PQR पॉइंट को कहते हैं चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फिर चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ लाइट, पोटेंशियल जो कि निगेटिव पोटेंशियल है। इट मीन्स इसको हम माइनस ऑफ न्यू नॉट 1 कहेंगे, माइनस ऑफ न्यू नॉट 2 कहेंगे, माइनस ऑफ न्यू नॉट 3 कहेंगे। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। भले इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दो, इस फैक्ट को फील करो। दूसरा फैक्ट हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन का दूसरा फैक्ट, यहां पर ये बोला गया है इंटेंसिटी भले कांस्टेंट हो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भले ही कांस्टेंट हो, और क्या बोला गया है, करंट हमारा भले ही सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड मतलब स्टेबल, सैचुरेटेड। तो चाहे इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, चाहे करंट सैचुरेटेड हो, इन ऑल केसेस वी कैन नेवर से, वी कैन नेवर से फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट और निगेटिव पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सैचुरेटेड करंट को देख करके हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इनकी निगेटिव पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इट मीन्स इंटेंसिटी का एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी का पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स इंटेंसिटी भले कांस्टेंट हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी जरूर बदलेगी, जरूर बदल सकती है, कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये न्यू नॉट के रिस्पेक्ट में अगर पढ़ रहे हो तो ये फ्रीक्वेंसी है, अगर यही पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो माइनस ऑफ वी नॉट 1, माइनस ऑफ वी नॉट 2, माइनस ऑफ वी नॉट
3। माइनस का मतलब है हम निगेटिव एक्स एक्सिस में चले गए, सो दिस डाटा विल बी निगेटिव साइन एंड ऑल्सो V1 V2 V3 विल रिप्रेजेंट द चेंजिंग पोटेंशियल, चेंजिंग निगेटिव पोटेंशियल। तो ये ग्राफ भी याद कर लीजिए। आ गया मजा, फील हो गया कॉन्सेप्ट। अब इससे आगे चलते हैं दूसरे कहानी पर। अब यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझाना है, यहाँ पे एक बेसिक रूल समझाना है मुझे। बेसिक रूल, आइए क्या है वो बेसिक रूल देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने ये देखा, अब बेसिक रूल है जो कि इसी टॉपिक से कोरिलेट करूंगा, निगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, और फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो 3 ही इनके फैक्ट थे, 2 हमारे हो गए, 1 बाकी है। इन्होंने कहा था, देखो फील करना बेटा, कॉन्सेप्ट को फील करना, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। अगर हमारी ये प्लेट निगेटिवली है, अगर ये प्लेट हमारी निगेटिवली है, प्लेट कैसी है, निगेटिवली, तो अगर निगेटिवली प्लेट पर एनर्जी आ रहा है, निगेटिव प्लेट पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा इजीली। निगेटिवली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन इमिट किया, इलेक्ट्रॉन इमिट किया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और ड्यू टू हायर पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा इस पॉजिटिव प्लेट पर। इस इलेक्ट्रॉन ये जो है वो खींचा चला आएगा पॉजिटिव प्लेट पर। सर कैसे, सर कैसे? अरे बच्चा ये बताओ, ये निगेटिव प्लेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, और सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव प्लेट किससे प्यार करता है, पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव प्लेट कहेगा कि ओ मेरे इलेक्ट्रॉन आ जाओ मेरे पास, ओ मेरे प्यारे से इलेक्ट्रॉन आ जाओ मेरे पास। कहेगा सर ये गाना गाएगा क्या? अरे बिल्कुल गाएगा, क्यों नहीं गाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है ना। तो हायर पोटेंशियल का मतलब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन हंसते हंसते खींचा चला आएगा पॉजिटिव की तरफ, हंसते हंसते खींचेगा। तो इस कारण से ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस फिनोमिना, जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, जो करंट फ्लो करेगा बेटा, देखना जरा, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, एक है निगेटिव प्लेट, एक है पॉजिटिव प्लेट। तो इन दिस फेनोमिना व्हेन इंसिडेंट लाइट इज कमिंग ऑन नेगेटिव प्लेट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, व्हेन रेडिएशन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट, द वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड, इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। यहां पर जो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर लिया, और बाहर लगा है गैल्वेनोमीटर जिसने करंट को क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो इसी करंट को बेटा कहते हैं सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड करंट। और इसी को कहा जाता है, सैचुरेटेड करंट के बाद इसी करंट को कहा जाता है फोटो करंट, फोटो करंट। इसी करंट को बेटा कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है फोटो करंट, क्योंकि यही करंट हमारी पूरे सर्किट में फ्लो करती है, यही करंट हमारे पूरे सर्किट में फ्लो करती है। तो इसी सैचुरेटेड करंट को कहा जाता है फोटो करंट। और अब यहाँ पे थीम बदलने जा रहा हूँ, अब थीम यहाँ पे बदलने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करने जा रहा हूँ बेटा। सैचुरेटेड करंट की कहानी यहाँ पे क्लियर, सब कुछ मैं अभी रिटन फॉर्म में भी समझाऊंगा। ये पूरे मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिक समरी था। अब इसका आंसर सीधा लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा हुआ है। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक, मैं साइड हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूँ, पूरा कहानी है, ठीक, क्लीन ऑल हो गया। चलो देखो, अब इसका दूसरा केस है, दूसरा केस इन्होंने कहा कि जो कम्यूटेटर का हेल्प, जो मशीन लगी थी कम्यूटेटर, अब इन्होंने क्या किया, कम्यूटेटर की सहायता से जो निगेटिव प्लेट था इसको इन्होंने पॉजिटिव कर दिया। ध्यान से समझना बेटा, पॉजिटिव, और इसको कर दिया निगेटिव, जस्ट अपोजिट। जो प्लेट निगेटिव थी उसको पॉजिटिव कर दिया, और जो प्लेट पॉजिटिव थी उसको कर दिया निगेटिव। अब मुझे बताना, जब यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी आएगी, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी आएगा, तो क्या इमिशन होगा? थोड़ा खुद के माइंड से सोचो, क्या इमिशन होगा? होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो, आपसे क्वेश्चन मार्क है, होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो इस लाइव वीडियो में, होगा कि नहीं होगा? तो देखो बेटा, एक चीज याद रखना,
सभी मेटल से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो यहां से इमिशन तो होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिव और सामने भी है हाईली चार्ज पार्टिकल निगेटिव, तो इसमें रिपल्सन होगा। निगेटिव निगेटिव का क्या होगा? रिपल्सन। जरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक गिलास पानी पीजिए और माइंड को कूल करके फिर से सुनने आ जाओ वीडियो को। हाँ बिल्कुल, पॉज कर लो वीडियो, लेकिन सुनो जरूर। इन दिस केस जब हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर रेडिएशन एनर्जी गिराते हैं तो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यहां पे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल नो डाउट, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर और सामने वाले प्लेट का नेचर ड्यू टू रिपल्सन किसके किसके बीच? इलेक्ट्रॉन्स 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 और निगेटिव प्लेट के बीच रिपल्सन होता है, और इस कारण से करंट अच्छा नहीं फ्लो कर पाता। मतलब एकाध इलेक्ट्रॉन गलती से चले जाते हैं, एकाध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ भी हो, बात को समझिएगा, कुछ भी हो भले रिपल्सन है, ये रियल कॉन्सेप्ट लिनार्ड ने बोला है, हर्ट्ज, लिनार्ड, मिल्टन, तीनों लोगों ने मिलकर इस बात को बताया है कि भले यहां पे रिपल्सन हो रहा है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट, लिख लीजिए यहां पे, लेस अमाउंट ऑफ स्मॉल, या इसको कह लो स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट, या लेस अमाउंट ऑफ स्मॉल करंट will flow through the galvanometer, गैल्वानोमीटर। ये बात यहां पे बोला गया स्पेशली, जब हमारा एक प्लेट को पॉजिटिव कर दिया गया, दूसरे प्लेट को निगेटिव कर दिया गया, तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेस अमाउंट ऑफ स्मॉल करंट यहां पे फ्लो करेगा। उसका रीजन यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है, सेम नेचर ऑफ चार्ज यहां पे क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ 100 में से 2-3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक रेशियो बता रहा हूं, 100% इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से 100% इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। मतलब 100% के तुलना में सिर्फ और सिर्फ 4% करंट मिलता है, और इसी करंट को कहते हैं अनसैचुरेटेड करंट। अनसैचुरेटेड करंट, इसको कहते हैं बेटा अनसैचुरेटेड करंट। क्या है अनसैचुरेटेड करंट? जहां पर अमाउंट ऑफ करंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर गया या बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड करंट। और ये क्यों होता है? ड्यू टू रिपल्सन। लेकिन अब यहां पे एक और हिडन कॉन्सेप्ट बताएं, हिडन कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड, आइए इसको भी समझते हैं। हिडन कॉन्सेप्ट है लेकिन रिलेटेड इसी से है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझते हैं। ये बातें ड्यू टू रिपल्सन हमने समझ लिया कि क्या बातें बोली गई, लेकिन एक्चुअल में ये एक बारगी नहीं किया गया। ये जो फिनोमिना आप पढ़ रहे हैं इसको एक बारगी सडनली नहीं किया गया है। एक्चुअल में ये ऐसा है, आओ देखो, एक्चुअल में ये ऐसा है, ये निगेटिवली, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी निगेटिव प्लेट है। तो धीरे धीरे पोटेंशियल चेंज किया गया धीरे धीरे पोटेंशियल चेंज किया गया। हमें 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये एक डायग्राम और ये हमारा दूसरा डायग्राम। ये पहला वाला डायग्राम है जैसा कि सेम था, निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा पहला केस है, निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। ये हमारा दूसरा केस है कि जब इसको धीरे धीरे पोटेंशियल हमने चेंज कर दिया तो एक हो गई पॉजिटिव, एक हो गई निगेटिव। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिएगा, इनिशियली जब निगेटिव प्लेट पर एनर्जी आती है, इंसिडेंट प्लेट पर एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के द्वारा खींच लिया जाता है, जिसके कारण सैचुरेटेड करंट यहाँ पे फ्लो करता है।
सैचुरेटेड करंट फ्लो करता है। लेकिन यहां पर जब एनर्जी आती है इस प्लेट पर, तो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिवली चार्ज प्लेट अनसैचुरेटेड करंट फ्लो होता है ड्यू टू रिपल्सन। तो इस करंट को कहा जाता है अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड करंट में अमाउंट क्या होता है, लेस होता है। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, तो लिनार्ड साहब ने बताया है, तीनों लोगों ने मिल के बताया है कि जब हम धीरे धीरे पोटेंशियल चेंज करते हैं, कंपैरिजन टू निगेटिवली प्लेट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव प्लेट। इट मींस जब हम धीरे धीरे पोटेंशियल को चेंज करते हैं, पोटेंशियल को चेंज करते जाते हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस केस थ्रू द कम्यूटेटर, तो अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। आप इस कॉन्सेप्ट को फील कर पा रहे हैं? अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अमाउंट ऑफ करंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है, एक बारगी नहीं जीरो होता है कभी भी। अमाउंट ऑफ करंट एक बारगी नहीं जीरो हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और तब जाकर के एक समय पर करंट क्या हो गया, जीरो। तो जरा महसूस करो बेटा, जरा कॉन्सेप्ट को सोचो, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है थ्रू द पॉजिटिव प्लेट। यहां पे आओ, यहां पे जब निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट खींचे जा रहा है। लेकिन जब हम विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर पोटेंशियल चेंज करेंगे, मतलब ये निगेटिव कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉजिटिव में। ये निगेटिव हमारा कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, तो आपको नहीं लगता जब ये निगेटिव धीरे धीरे पॉजिटिव में बदला होगा, जब ये निगेटिव प्लेट धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट में बदला होगा, तो पोटेंशियल बदल गया। और वही इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव से पॉजिटिव भाग रहे थे, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे थ्रू द सैचुरेटेड करंट, यही इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे रिपल्सन करने लगे। जो अट्रैक्ट हो रहे थे यही रिपल्सन करने लगे, मतलब वही हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, यही निकलने वाले हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थ्रू द रिपल्सन डिक्रीज कर गया। इलेक्ट्रॉन जो हैवी अमाउंट में पहुंचना था वो पोटेंशियल को चेंज करने के बाद कम पहुंचा। तो यहां से लिनार्ड लोगों ने एक फैक्ट बताया कि जब हम पोटेंशियल को चेंज करते हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस केस, इट मींस निगेटिव से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से निगेटिव, जब हम पहले वाले प्लेट को, इस P1 प्लेट को कंपैरिजन टू निगेटिवली प्लेट पॉजिटिव कर देते हैं, कंपैरिजन टू निगेटिव प्लेट पॉजिटिव कर देते हैं, तो पॉजिटिव करने पर हमें दिखता क्या है, एक बारगी करंट नहीं शून्य होता है, एक बारगी करंट जीरो नहीं होता है। जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो तो अभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी खा के बैठा है, फोटोन एनर्जी खा के बैठा है, तो ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, तो जीरो नहीं होता। तो अमाउंट ऑफ करंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है पोटेंशियल के चेंज करने पे, धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और एक समय आता है फाइनली करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो। तो इस बात को भी यहां पर बोला गया है, बताया गया है। और जिस पोटेंशियल पर, जिस हायर पोटेंशियल पे, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट खत्म। फॉर द, लिख लीजिए, आपका यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, लिख लो, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यही केस जो इतने देर से चिल्ला रहा था। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इफ फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फोटो करंट
becomes zero, photo current becomes zero, that is called negative potential। उसी को हम लोग कहते हैं बेटा निगेटिव पोटेंशियल। जिस हायर पोटेंशियल के लिए करंट क्या हो जाए, जीरो। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द फोटो करंट becomes zero, that potential is called negative potential, that is called its negative potential। और निगेटिव पोटेंशियल के द्वारा आप यहां पे याद रखिएगा बेटा, मतलब इसको इतना फील कर लेना है कि जब हमारी प्लेट निगेटिव थी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट में। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट में। ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया निगेटिव। तो जब आप इसको कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट में, तो इस दौरान अभी भी इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अभी भी ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाते हैं पास तक, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वापस चले आते हैं ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रिक फील्ड। 90% इलेक्ट्रॉन वापस चले आते हैं, लेकिन कुछ जिद्दी इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंचते हैं। कुछ जिद्दी इलेक्ट्रॉन अभी भी उस निगेटिव प्लेट तक पहुंच जाते हैं ड्यू टू रिपल्सन, और वही हमारा अनसैचुरेटेड करंट कहलाता है। लेकिन हम कंटिन्यूअसली पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। हम यहां पर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली पोटेंशियल इंक्रीजेज, हम अभी भी इन पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। और जिस पोटेंशियल के लिए फाइनली इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाते हैं, फाइनली पहुंचने वाले करंट जीरो हो जाता है, उसी को कहते हैं निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक राज की बात बताऊं, इस स्लाइड में आपको एक राज की बात बताता हूं, लिख लीजिए। मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट, लिख लो, इसको लिख लो, मैं इसको बिल्कुल कहूंगा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट। मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट क्या है भैया? मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट, मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है निगेटिव पोटेंशियल के द्वारा, लिख लो इसको ऐसे ही, निगेटिव पोटेंशियल के द्वारा, मतलब कुल मिला के निगेटिव पोटेंशियल जो होता है, निगेटिव पोटेंशियल इसलिए अप्लाई किया जाता है जो कि ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके, ऐसे समझो। निगेटिव पोटेंशियल के द्वारा सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाता है, मतलब जीरो, इसको पहुंचने नहीं दिया जाता। निगेटिव पोटेंशियल के द्वारा, निगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करके जो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे हाईली, इतना ज्यादा खाया हुआ है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो हमारा सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसको रोक दिया जाता है। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि रोक दिया जाता है जिससे कि फोटो करंट बिकम्स जीरो। करंट की वैल्यू बस जीरो करना है, तो जिस पोटेंशियल के द्वारा पूरे करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। और इसके द्वारा सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रोका जाता है, या उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोका जाता है। और यहां से अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड का अगला कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, निगेटिव पोटेंशियल का। तो यहां पे आपका इक्वेशन अब मैं यूज करूंगा कि जो ईके होगा, ईके मैक्सिमम एनर्जी
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E होगा, दिस विल इक्वल टू ईवी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी सबसे ज्यादा ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? E बराबर EV नॉट। और इसी से संबंधित दूसरा फॉर्मूला हाफ mv²। इस निगेटिव पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करोगे EV नॉट से। तो ये दो फार्मूला आप लिख लो, इसका यूज हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन में करने वाले हैं। और इसका सीधा सीधा यूज होता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, तो उसकी एनर्जी को सीधा डिफाइन कर देना EV नॉट से, और EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया। और अब हम सबसे लास्ट आइंस्टीन इक्वेशन के ग्राफ के थ्रू कुछ पॉइंट कोरिलेट करने वाले हैं, कुछ पॉइंट कोरिलेट करने वाले हैं। तीसरी बातें आपको बताने वाले हैं जो कि आइंस्टीन इक्वेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये निगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको जरूर लिख लेना बेटा। निगेटिव पोटेंशियल की बात जब भी आएगी तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चलना चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं, सबसे लास्ट फैक्ट, बस हर्ट्ज-लिनार्ड का सबसे लास्ट फैक्ट। इंटेंसिटी के लाख चेंज करने पर, ध्यान से समझना, ऐसे समझो, इंटेंसिटी की बात आ रही है। पहला फैक्ट, इंटेंसिटी तुम लाख बदल दो, इंटेंसिटी तुम लाख चेंज करो, इंटेंसिटी को लाख चेंज कर दो, लेकिन इसके वजह से एनर्जी नहीं बदल सकते हो। एनर्जी कैन नॉट चेंज, मतलब इंटेंसिटी के बदलने से एनर्जी नहीं बदलेगा। बात समझे? इंटेंसिटी को लाख बदलो, एनर्जी नहीं चेंज होने वाली है, एनर्जी हमारी चेंज होने वाली नहीं है। तो इन्होंने यही बात बताया है स्पेशली कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी सीधा सीधा डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। और यहां से काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इट मींस h0 पे। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। और क्या बोला इन्होंने कहा यही एनर्जी हमारी अगर प्रभावित होगी तो निगेटिव पोटेंशियल से प्रभावित होगी। तो लिख लो बेटा इसको, निगेटिव पोटेंशियल से प्रभावित होगी, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं जो एनर्जी को चेंज कर पाएंगे, या तो निगेटिव पोटेंशियल या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। वही जो हम पढ़ रहे थे, निगेटिव पोटेंशियल, करंट को रोक देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। तो यहां पर स्पेशली इन्होंने और क्लियर कर दिया कि एनर्जी को सिर्फ दो लोग मिलकर प्रभावित कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वही वर्क फंक्शन, और नहीं तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस। और इसके लिए इन्होंने आइंस्टीन इक्वेशन का ग्राफ यूज किया। आओ हम उस ग्राफ को सीधा समझते हैं कैसे। बाय द इक्वेशन, देखो ध्यान से देखना, बाय द आइंस्टीन इक्वेशन, बाय द आइंस्टीन इक्वेशन इन्होंने बोला कि जैसा कि हम जानते हैं h nu माइनस h0 बराबर E के, यही है आइंस्टीन इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे ये आइंस्टीन इक्वेशन में हम क्या रख दें, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, इफ इन्होंने पहला केस बोला, इस आइंस्टीन इक्वेशन में न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाए, तो न्यू बराबर न्यू नॉट का मतलब क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, ये इन्होंने बोला। कैसे बोला? आओ प्रूफ कर देते हैं, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। क्यों रटे, हर बातों को क्यों रटा जाए? तो देखो, रख दो न्यू बराबर न्यू नॉट। क्या रखना है बेटा? न्यू बराबर न्यू नॉट। तो देखो, h न्यू की जगह न्यू नॉट माइनस ऑफ h0 इज इक्वल टू ई के, यही तो होगा। और न्यू नॉट में से न्यू नॉट कट गया तो ये हो गया ई के बराबर 0। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, जब हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो आने वाली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो आने वाली लाइट थी थ्रू द मेटेलिक शीट, ऑन द मेटेलिक कंडक्टर,
जो आने वाली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू, आने वाली फ्रीक्वेंसी जो न्यू है, न्यू अगर ये बराबर हो जाती है न्यू नॉट के, मतलब थ्रेशोल्ड के, तो इस शर्त में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये बात यहाँ पे प्रूव होता हुआ लिखा है। तो इसको कैसे समझते हैं, आइए इसी चीज को हम डायग्रामेटिक वे में बता देते हैं। देखो कैसे, इसी चीज को डायग्रामेटिक वे में, इसका मतलब ये था, इस बात का सेंस बेटा ये है कि हमने एक मेटल लिया, ये देखो एक मेटल लिया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमने इंसिडेंट एनर्जी गिराया, इंसिडेंट एनर्जी गिराया, इनको इंसिडेंट एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी, ठीक, रेडिएशन एनर्जी। कहने का मतलब है अगर न्यू बराबर न्यू नॉट है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आने वाली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल है थ्रेशोल्ड के, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर तो आएगा, लेकिन बाहर आते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। मतलब कोई इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया तो इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा, लेकिन ई के क्या हो गया, जीरो। और इसी से रिलेटेड इन्होंने ग्राफ बनाया है। आइए सबसे लास्ट बस ग्राफ को बताने जा रहा हूं। तो अब हम एज्यूम करेंगे ग्राफिकल स्टडी, ग्राफिकल स्टडी। देखो ग्राफ क्या बोला है, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट, यही इक्वेशन का ग्राफ हम एज्यूम करेंगे। तो देखो ये है वाई एक्सिस, इसको एज्यूम कर लो वाई एक्सिस, इसको एज्यूम कर लो वाई एक्सिस, ये एज्यूम कर लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये जो माइनस एच न्यू नॉट है ये कहलाएगा माइनस ऑफ सी, इट मींस ये वर्क फंक्शन है, ये क्या है हमारा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इन्होंने बोला है कि हमें एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना है। अब जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ, ये हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो इस ग्राफ को ऐसे समझोगे, y बराबर mx माइनस सी लाइन एज्यूम करके। एक्चुअल में ये जो आइंस्टीन इक्वेशन है, इस ग्राफ को उन्होंने स्पेशली अध्ययन किया है, रीड किया है, डिफाइन किया है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, न्यू किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम इसको y बराबर एम एक्स माइनस सी लाइन माने, तो बचपन में पढ़ाया गया है बेटा, बचपन में पढ़ाया गया है y बराबर एम एक्स माइनस सी लाइन का जो ग्राफ होता है वो पास करता है निगेटिव, ये है माइनस और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। याद करिए बेटा, यही तो होता था y बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। तो बस इसी को कॉपी करते हुए आपका सही ग्राफ ये रहा, इसी पॉइंट को कॉपी करते हुए इसका सही ग्राफ ये रहा कि ये हमने लाइन प्लॉट किया, ये हमने लाइन प्लॉट किया, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो हम इधर लिख रहे हैं एनर्जी का ग्राफ, ये क्या है एनर्जी, ई के, और ये इधर है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको बस कॉपी करना है, इस ग्राफ को कॉपी करना है। ऊपर साइड है काइनेटिक एनर्जी, ऊपर साइड है काइनेटिक एनर्जी जो कि वाई एक्सिस पे, देख लो मिला लो आइंस्टीन इक्वेशन, प्रीवियस स्लाइड में दिखा दो बेटा, ये देखो प्रीवियस स्लाइड में। यहां भी ना समझ में आया हो, देखो मैंने कहीं लिखवाया है, मैं तुरंत दिखा रहा हूं, मैंने आइंस्टीन इक्वेशन को कहीं डिफाइन किया है। आइंस्टीन इक्वेशन को हमने कहां पे डिफाइन किया है, ये देखो आ गया आइंस्टीन इक्वेशन, देखो यहां डिफाइन किए हैं कि नहीं, देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ना समझ में आए ऊपर वाला स्टेप, ना समझ में आए ऊपर वाला स्टेप। तो यहां पे मैंने डिफाइन भी किया है कि y एक्सिस पे ई के है, ये देखो y एक्सिस पे ई के है,
और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल में हमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी बिलोंग करना चाहिए एक्स एक्सिस। और सर आपने वर्क फंक्शन को क्यों कांस्टेंट ले लिया? क्योंकि वर्क फंक्शन वाकई में कांस्टेंट होता है बेटा, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। आपके दिमाग में एक बात बैठा दूं, वीडियो के यहाँ पे पॉइंट पर आप सुन लीजिए, वर्क फंक्शन हर एक मेटल का कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको हमने सी मान लिया एज अ कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे पास करेगा, देख लो ये लाइन, ये ग्राफ हमारा पास होगा कहां से? इस लाइन के थ्रू पास होगा, जहां पे ये वाला हिस्सा कहलाएगा निगेटिव ऑफ फाई। रट्टा मार लो इस पॉइंट को, रट्टा मार लो इस पॉइंट को, ये कहलाएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अभी इस पे और डिटेल स्टडी करेंगे, मगर अभी के लिए बस इतना ही। वर्क फंक्शन यहाँ फाई है और इस फाई की वैल्यू, वर्क फंक्शन यहाँ फाई है जिसकी वैल्यू है एच न्यू नॉट। बस इतना पढ़ लो। जिस एक्स एक्सिस के पॉइंट पे ये कटान है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस कटान पॉइंट को कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट। इस कटान पॉइंट को कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट। सर कैसे पहचान लिए? क्योंकि जरा देख लो बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इस एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ काट रहा है? इस पॉइंट पे। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी का ग्राफ जीरो है, वो कब होता है? न्यू बराबर न्यू नॉट। तो इस शर्त में काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या है? न्यू बराबर न्यू नॉट। और इसके बाद ऊपर का जितना ग्राफ देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, जितना ये ऊपर का ग्राफ देख रहे हो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ये सब हमारा ई के है। ये क्या है बेटा? ई के है, ई के। तो इस ग्राफ को याद कर लीजिए। ये प्यारा सा ग्राफ हर जगह तुमको दिखाई देगा। इस प्यारे से ग्राफ को आप बिल्कुल पकड़ लीजिए, इस ग्राफ को आप बिल्कुल पकड़ लीजिए। और इसी ग्राफ को कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो नोट कर लीजिए। ढेर सारे ग्राफ आपको ऐसे भी दिख सकते हैं। कैसे सर? आओ देखो, ये अभी भी ई के का ग्राफ है और ये अभी भी फ्रीक्वेंसी है। हो सकता है किताबों में एक लाइन, दो लाइन, हो सकता है किताबों में ऐसा आपको दिख जाए, और ये हमारी तीसरी लाइन, ऐसे 3 लाइन आपको दिखा देगा। लेकिन घबराना नहीं है बेटा, इस पॉइंट को कहेंगे न्यू बराबर न्यू नॉट। तो इसको 3 लिख दो, इसको 3 लिख दो। ये तीसरा ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ का नंबर 3 है, इस ग्राफ का नंबर 2 है, इस ग्राफ का नंबर 1 है। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे समझो, ये जितने पॉइंट है मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ये भी पॉइंट है न्यू बराबर न्यू नॉट, ये भी पॉइंट है न्यू बराबर न्यू नॉट, और ये भी पॉइंट है न्यू बराबर न्यू नॉट। सब पॉइंट वही है, लेकिन वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी सबकी चेंज है। तो पहले वाले के लिए लिखोगे माइनस ऑफ फाई 1, फिर दूसरे वाले के लिए लिखोगे, दूसरे वाले के लिए पेन चेंज कर दूं, दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरे लाइन के लिए जब दूसरे लाइन की बात होगी, ये देखो दूसरा लाइन, तो जब दूसरे लाइन की बात होगी तो माइनस ऑफ फाई 2 बोलोगे। और अगेन पेन को चेंज करके तीसरे वाले ग्राफ पे आ जाए, जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है, ये वाली लाइन, नीचे वाला ग्राफ। तो सबसे नीचे वाले के लिए लिखोगे माइनस ऑफ फाई 3। तीनों अलग अलग वर्क फंक्शन है, तीनों अलग अलग वर्क फंक्शन है बेटा। पहले वाले का फाई 1, दूसरे वाले का फाई 2, तीसरे वाले का फाई 3, और उसी तरह रिस्पेक्टिव न्यू नॉट भी होगा। इट मीन्स न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू नॉट 3, ये तीसरे वाले के लिए जो पॉइंट है। न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू नॉट 2, ये दूसरे ग्राफ के लिए। और न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू नॉट 1, ये होगा पहले लाइन के लिए। तो ये ग्राफ ऐसे भी दिख सकता है, और इन सभी पॉइंट पर, इस सभी पी क्यू आर पॉइंट पर, पी पर, क्यू पर, आर पर, फॉर दैट एवरी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो ये 3 ग्राफ में भी ऐसे दे सकता है, ये भी सही है और पिछला ग्राफ भी सही है। तो अब यहां पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट डिटेल्ड में मैंने बता दिया। आइंस्टीन इक्वेशन का भी आज हमने बेस रख दिया। अब सीधा पता है क्या डिस्कशन करेंगे? सीधा मेरा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला क्वेश्चन।
फिर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर होगा हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट, और अगेन होगा हमारा आइंस्टीन इक्वेशन, और पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट। इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूं आप 2 से 3 बार देखिएगा वीडियो, बेहतरीन समझ में आएगा। पूरा समझ, पूरा ग्राफ, पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया है, इसी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।